टिल नाउ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हर्शी एंड चेज, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे वी आर टोटली श्योर that protein is not acting as the genetic material. Which is acting as the genetic material? DNA. But there are few examples जहाँ पे RNA as genetic material होता है, मतलब RNA जो होता है वो genetic material होता है कुछ कुछ, जैसे कि टोबैको, मोज़ेइक वायरस है ना, तो इसको हम TMV भी बोलते हैं, TMV, तो इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया। कुछ बैक्टीरियोफाज होते हैं, सभी तो नहीं, कुछ बैक्टीरियोफाज होते हैं जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। ओके, तो अब यहाँ पे here the question arises कि why only DNA is acting as a genetic material, why not RNA is also acting as a genetic material, right? तो ये बात समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता रखना पड़ेगा कि what are properties of genetic material। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या होता है? They should replicate, ठीक है, ओके। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो होती है कि दे शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है, इनका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि इनमें म्यूटेशन होना चाहिए, दे शुड इनकॉर्पोरेट म्यूटेशन इन ऑर्डर टू इवॉल्व। एंड चौथी जो प्रॉपर्टी होती है, दे शुड एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑलराइट। तो ये चीजें मोर और लेस हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहली चीज होती है कि रेप्लिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटीन को भी से फॉर एग्जांपल अगर कंसिडरेशन में लेते हैं तो प्रोटीन्स जो होते हैं दे कांट रेप्लिकेट, तो क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो प्रोटीन की जो तो क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो प्रोटीन जो होंगे वो क्या करेंगे? वो जेनेटिक मटेरियल को मैं जीएम लिख रही हूं, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। आरएनए रेप्लिकेट करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। डीएनए जो होता है वो भी रेप्लिकेट करता है, तो ये भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या कैपेसिटी है कि दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स। रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग इसी चैप्टर में भी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड विथ एज, विथ टाइम, विथ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो डीएनए है और आरएनए है, ये दोनों डीएनए एंड आरएनए ये दोनों स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? उस सेंस में तो स्टेबल होते हैं कि ये एज लाइफ साइकिल के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन हम लोगों को ये प्रूफ इसी बात से मिलता है, इसी पॉइंट से मिलेगा कि डीएनए ज्यादा स्पीशीज, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में हमें एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों मिलता है और आरएनए हमें कम ही ऑर्गेनिजम्स में एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों मिलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इनके स्ट्रक्चर में ही रहता है, स्ट्रक्चर की वजह से ही है। डीएनए का क्या है कि डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको जब हम डीनेचर करते हैं, यानी कि वेरी हाई हीट देते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए डीएनए को हीट करें तो डीएनए क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। डीनेचुरेशन का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसे है तो ये अलग अलग स्ट्रैंड्स जो हैं ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको फिर थोड़े टाइम के बाद हीट जो होती है उसकी वो अगर कम करते हैं या फिर इसको कूल डाउन कर दें, तो ये क्या करते हैं? ये फिर से रीनेचर कर जाते हैं। ये इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वापस से ऐसे ही डबल हेलिक्स बना देंगे, ठीक है। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन जो होती है डीएनए की एक बहुत पॉजिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आरएनए क्या होते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो इस वाले पॉइंट को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर रिकॉल करना पड़ेगा। तो हमारा डीएनए और आरएनए का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लीजिए ये आरएनए था, यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हम डीएनए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज डीऑक्सी, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता था, यहाँ पे क्या होता था? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता था। तो एक सिंपल सा जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? यहाँ पे C1, C2, C3, C4 और यहाँ पे होता है C5, यही होता था। यहाँ पे क्या होता था? सिंपल HOH, HOH, H,
OH H H OH। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल ये हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर्स है ये ऐसे प्रेजेंट है। तो ये हमारा कार्बन नंबर 2 है और ये हमारा कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पे आप देखिए आरएनए में क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना, ये हमारा 3rd पोजीशन पे भी प्रेजेंट है और ये हमारा 2nd पोजीशन, यानी ये C2OH ग्रुप है और ये C3OH ग्रुप है। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, C1 C2 C3 C4 और यहाँ पे C5। यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो C2 पोजीशन होती है यहाँ पे H होता है और यहाँ पे हमारे पास OH होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाली यानी C2 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, इज एब्सेंट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होता है, इससे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना ये बहुत रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये हाईली लेबाइल भी होता है। ठीक है, और इसी वजह से ये हाईली अनस्टेबल भी होता है। लेकिन क्योंकि डीएनए में एक ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, वो भी यहाँ पे C3 पोजीशन पे, C2 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा यहाँ पे एब्सेंट है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसी वजह से दिस इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ मोर ऑफ द स्पीशीज इन कंपैरिजन टू द आरएनए। तो हमारा 3rd पॉइंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होगा, आरएनए जो है वो क्योंकि क्या है, मोर अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबल होने की वजह से दे कैन म्यूटेट फास्ट। ठीक है, फास्टर म्यूटेशन होती है इसमें। ठीक है, अब डीएनए के कंपैरिजन में अगर हमारे पास डीएनए है तो उसका म्यूटेशन क्या है, स्लो है, और आरएनए का म्यूटेशन क्या है, फास्ट है। तो हमने पहले ही बोला था कि म्यूटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि म्यूटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा म्यूटेशन होगा तो आप खुद सोचिए स्टेबिलिटी क्या होगी, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो रही नहीं ना उस जेनेटिक मटेरियल की। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतने कम ही ऑर्गेनिजम्स उसको, उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लें अभी के सिनेरियो में भी, कोविड-19। तो ये जो कोविड का वायरस है उसके पास क्या है, क्योंकि ये वायरस है तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। आरएनए जो होते हैं वो बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं, उनके फास्टर म्यूटेशन की वजह से ही वो क्या करते हैं, अपना स्ट्रेन चेंज करते हैं फ्रॉम जीनोम टू जीनोम। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में उन्होंने रेप्लिकेट किया, उसका कुछ जीनोम लेकर के वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जब रेप्लिकेट करते हैं तो वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक वैक्सीन अगेंस्ट ऑल दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या जिनमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। फास्ट म्यूटेशन की वजह से हम उसका जो सीक्वेंस ऑफ जो उसका सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस, वो हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड दैट्स द बिग चैलेंज। ओके, ऑलराइट, डीएनए ज्यादा स्टेबल और एक और रीजन की वजह से होता है। डीएनए है, डीएनए के पास क्या क्या होता है, डीएनए के पास होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, है ना, थायमिन प्रेजेंट है इनके पास। और आरएनए जो होता है इनके पास ये सारी चीजें हैं, बट थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल भी अपने आप में अनस्टेबल होता है क्योंकि थायमिन जो होता है ये डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं अगेंस्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थायमिन होने की वजह से, वहां पे थायमिन होने की वजह से डीएनए के स्ट्रैंड को एक स्टेबल सिचुएशन में कंसिडर करके रखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से भी वहां पे म्यूटेशन नहीं हो पाता है। इसलिए म्यूटेशन रेट कहाँ फास्टर है, यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से आरएनए में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आरएनए में, क्योंकि C2 पोजिशन पे भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है। तो because of their high instability they are least preferred as a genetic material in case of organisms during the course of evolution. plus last factor हमारा मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना, दैट इज मेंडेलियन ट्रेट्स को एक्सप्रेस करना। तो उस फैक्टर को समझने के लिए हमें एक बार फिर से थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा देखना पड़ेगा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है,
यहाँ पे हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है और आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं, राइट। तो ये जो प्रोटीन्स है ना, ये जो आरएनए है ये फास्ट प्रोटीन्स बना सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा इसकी जो मशीनरी इवॉल्व है वो इसके नियर बाय है, तो दैट्स वाई ये फास्टर प्रोटीन्स बना लेंगे। डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट होते हैं टू मेक देयर प्रोटीन्स, टू गेट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स तो कभी जेनेटिक मटेरियल होंगे नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, बट क्योंकि डीएनए हमारा ज्यादा स्टेबल है इस वजह से ये प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है इन केस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जो भी स्पीशीज हैं उनके केस में, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। बेसिकली हम इसमें आरएनए वर्ल्ड की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आरएनए इवॉल्व फर्स्ट, ठीक है, आरएनए इवॉल्व फर्स्ट। इसका हम प्रूफ कैसे दे सकते हैं? इसका हम प्रूफ इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि जितनी भी मशीनरी है ना, वो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे कैटालिटिक प्रोसेसेस होते हैं, स्प्लाइसिंग हो गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना, कैटालिटिक प्रोसेसेस यानी कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो या फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी, हमें ये एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद है होनी चाहिए अब तक कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी दुनिया में एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन्स हैं, बट सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैंडेटरी स्टेटमेंट है ये। तो हम ये कह रहे हैं कि कैटालिटिक प्रोसेसेस में बहुत सारी जगह पे एंजाइम्स नहीं होते हैं, वो आरएनए डिपेंडेंट कैटालिटिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं वो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वहां पे आरएनए इज एक्टिंग एज द कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ कि एंजाइम्स नहीं है, यानी कि वहां पे कौन नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोटीन से बने हुए हैं ना एंजाइम्स। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस भी जो प्रोटीन के एब्सेंस में भी हो रहे हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो होता है वो आरएनए के उसमें होता है। तो हम यहाँ से हमें एक एविडेंस मिलता है कि प्लस आरएनए जो होता है इनके पास जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, 2 पे सेकेंड पोजिशन पे कार्बन C2 पोजिशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डीएनए में, ये आरएनए में होता है ना। अब डीएनए में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सिर्फ C2 पोजीशन पे H बच जाता है, ये हाइड्रोक्सिल नहीं रहता। इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि डीएनए जो है वो आरएनए का ही मॉडिफिकेशन है। आरएनए पहले जो कि अनस्टेबल था, क्योंकि वो अनस्टेबल था तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये समझ में आया इवोल्यूशनरी फोर्स के थ्रू कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दें तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो डीएनए जो होगा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स गिव्स अ प्रूफ कि आरएनए केम फर्स्ट and RNA acted first as the genetic material and DNA is a modification of RNA. I think आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, but still if you have any type of query you can write those questions in the comment box and मैं उसको definitely answer करने की कोशिश करूंगी। In our next video we are going to talk about replication, कि replication कैसे होता है, उस पूरे process, उसकी मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे हम। Till then all the best, bye bye.